हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू अन अकेडमी क्वेस्ट, है ना, नीट क्वेस्ट। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ आउटसाइड एनसीईआरटी टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपके आउटसाइड एनसीईआरटी था, बिल्कुल थोड़ा बहुत। ठीक है, एक टेक्टम आ गया, स्पोरोपोलिनिन का कुछ पार्ट आ गया, तुम्हारा लाइन ऑफ डायसेंस आ गया, एकदम थोड़ा सा। 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर आज तक आए हैं आपके एग्जाम में, तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं नहीं कराऊंगा बच्चे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, राइट, राइट। तो ये मेरे बारे में कुछ है गाइस। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है और मैं आपको नीट के लिए पढ़ाता हूँ। सेकेंडली, आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही है। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको 40+ एडुकेटर्स लाइव पढ़ा रहे हैं, रोज़ पढ़ा रहे हैं, और आपको टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलता है, बेटर देन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट यू कैन फाइंड। ठीक है, इंडिया के टॉप 40+ एडुकेटर से आप एक साथ पढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और आप मेरे सुपर रैंकर्स बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। मेरे सुपर रैंकर्स बैच में इनरोल होने के लिए आपको एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते ही आप मेरे सुपर रैंकर्स बैच में इनरोल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 100 स्टूडेंट्स का ही इनरोलमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नीट 2021 और 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेना, रेफरल कोड यूज़ करना आनंद जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा हो अनअकैडमी का आपके जान पहचान में, आप उनको बोलिएगा ये रेफरल कोड आनंद यूज़ करें, उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल से फिर आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ के साथ ही समझाता जाऊंगा कि क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है और क्या क्या चीज़ आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आपको एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए पहला सवाल आ जाइए बच्चों, जल्दी बता दीजिए। हाँ बेटा बता देंगे, फर्टिलाइजेशन पे बना देंगे, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत। ठीक है, मेरी क्लासेस की टाइमिंग बेटा एक 7 बजे है, एक सुबह के 8:30 बजे होती है, एक फिर शाम के 7 बजे होती है। ठीक है, आज मैंने थोड़ा एक वो कर दिया था। हाँ चलिए, बी कह रहे हैं, सब बी कह रहे हैं। देखो, पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग। ठीक है, तो इंटेमोफिली होता है इंसेक्ट के लिए, मैलिकोफिली होता है स्नेल के लिए, ऑर्निथोफिली होता है बर्ड के लिए, और क्रिप्टेरोफिली होता है बैट्स के लिए। ठीक है, एक आता है ऊफिलस, ये होता है तुम्हारे स्नेक्स के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल प्लांट होगा, इसका एग्जाम्पल होता है सैंटेलम, इस पे क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल होता है सैंटेलम, इस पे क्वेश्चन आता है। चंदन का लकड़ी है ना, सांप लिपटा रहता है उससे, एंड वो पॉलिनेशन करता है। ऑर्निथोफिली का एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स, सिल्क कॉटन, आपने देखा होगा, तो ये हमिंग बर्ड करता है। ठीक है, बॉम्बैक्स या सिल्क कॉटन ये हमिंग बर्ड करता है पॉलिनेशन। तो आपको सारे पॉलिनेशन जानने हैं, एनिमोफिली, ठीक है, एंटेमोफिली, मैलिकोफिली, ऑर्निथोफिली, क्रिप्टेरोफिली। ठीक है, ये सारे जानने हैं आपको। एग्जाम्पल्स आपको जो एनसीईआरटी में दिया उतना ही जानना है आपको, बस देखना है, एक चीज़ याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है कि वाटर लिली और वाटर हायासिंथ वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते। ठीक है, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ, वाटर synth is not water pollinated, water lily and water hyacinth is not water pollinated। हाँ जी, पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा पॉलिनेशन बाय स्नेल स्लग। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं जीनिया, ये भी आया है एम्स 2002 में। जीनिया क्या होता है बच्चों? जीनिया रेफर्स टू, जीनिया क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, जीनिया क्या होता है बच्चों? अंजलि, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स के लिए भी नेक्स्ट वीक से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ,
डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। नहीं बेटा देखो, जीनिया क्या होता है कि आप खास करके मेज या कॉर्न में देखे होंगे ना, तो मेज में कभी कभी तुमको दिखेगा कि जो सीड है मेज का, वो तुम्हारा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ब्राउन या गोल्डन कलर का तुमको दिखने लगता है। ठीक है, इसको हम जीनिया कहते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में इसका ब्राउन कलर हो जाता है। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। तो आप कॉर्न का कभी टैसल देखिएगा तो आपको ये ब्राउन कलर दिख जाता है। ठीक है, हाँ जी, अगला बढ़ते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द प्रेजेंट डे हेक्साप्लॉइड wheat is correctly represented. Hexaploid wheat is correctly represented. जल्दी बच्चे, हेक्साप्लॉइड wheat is correctly represented. हेक्साप्लॉइड wheat का क्या हो गया, 6n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 6n का वैल्यू हो गया। ठीक है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। देखो क्या है समझो, तुमको कुछ इससे निकल जाएगा। तुम्हारा अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके काम कर सकते हैं। देखो मोनोजोमी आपका बहुत आसान है। मोनोजोमी मतलब क्या होता है, मोनोजोमी मतलब होता है 2n-1। ठीक है, तो भाई वैल्यू क्या है, वैल्यू है 42। 42 - 1 कितना हो गया, 41। तो मोनोजोमी तो तुम्हारा 41 है, कोई और ऑप्शन तुम्हारा आएगा ही नहीं। यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड की बात करेंगे तो हैप्लॉइड क्या होता है, आधा हैप्लॉइड। तो अगर 6n की बात करें तो 6n का हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3n। तो अगर हम बात करें 6n है 42, तो 42/2 दैट इज इक्वल टू 21। तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा बच्चे, 21 हो जाएगा। ठीक है, नलीजोमी होता है 2n-2, नलीजोमी होता है 2n-2। तो नलीजोमी में क्या हो जाएगा बाबू, तो अगर 42 - 2 दैट इज इक्वल टू 40। एंड ट्राइजोमी होता है 2n+1, तो 42+1 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब इसका एंडोस्पर्म निकालने तुमको बता सकता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में क्या हो जाएगा, 6n × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म निकालने आ सकता है। इसका सीड का प्लॉइडी आ सकता है, इसका ओव्यूल का प्लॉइडी आ सकता है, इसके गैमीट्स का प्लॉइडी आ सकता है। आपको कुछ भी इससे पूछ सकता है। बेटा ट्राइजोमी क्या होता है, 2n+1 है ना, तो ट्राइजोमी कितना हो गया, तो 42 होता है 6n, 42+1 दैट इज इक्वल टू 43। करा दिया बेटा पूजा, लास्ट वाला लेक्चर देखो, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में मैंने पार्थेनोजेनेसिस सब कुछ करा, एपोमिक्सिस तो बताया हुआ है ना। चल अगला, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, जो एक्स्ट्रा है मैं सब बता दूंगा। बेटा एंडोस्पर्म कैसे सीखते हैं, देखो समझो, इसमें 2n का वैल्यू तुम 42 मान के चलो ना। अगर डिप्लॉइड 6n हेक्साप्लॉइड wheat है, प्लॉइडी हेक्साप्लॉइड है, तो वो तो उसका इंडिविजुअलिटी हो गया ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हिसाब से निकालो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इतना आ गया, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। सॉरी 21 × 3 होगा, सॉरी हेक्साप्लॉइड एंडोस्पर्म 21 × 3 होगा, 42 × 3 नहीं होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म 21 × 3 होगा, हैप्लॉइड × 3 होगा ना। हाँ बेटा 42 होता है ना तुम्हारा हेक्साप्लॉइड wheat का जो होता है, 6n = 42। ये देखो ना, ये होता है। अगला, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, कैसे भाई, इट डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन हैविंग अ डिप्लॉइड टिश्यू। पेरिस्पर्म क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और पेरिस्पर्म में क्या होता है बाबू,
डिप्लॉयड टिश्यू प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड टिश्यू प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड दोनों में होता है, सब कुछ में रिजर्व फूड होता है। किससे बना? न्यूक्लियस से बना। प्लॉइडी क्या हो जाएगा? 2n। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या हो जाएगा? 3n। पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल तुम्हारा आ जाता है पेपर, है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर तुम्हारा पेरिस्पर्म। ठीक है, ग्रेट। अगला, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज assured in, seed setting is assured in, even in absence of pollinating agent seed setting is assured in। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तीनों इंसेक्ट ये वाटर पॉलिनेटेड है, ठीक है, ये इंसेक्ट, ये भी इंसेक्ट। कमेलिना जो होता है तुम्हारा, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। ये शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दिया नहीं है, ठीक है। एंड इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर की क्या है? इट विल नॉट ओपन, इट डोंट ओपन एट ऑल। तो इसमें ऑटोगैमी ही होता है, इसमें ऑटोगैमी होता है, इसमें तुम्हारा जिटनोगैमी और जीनोगैमी नहीं होता, इसमें ऑटोगैमी होता है, इसमें जिटनोगैमी और जीनोगैमी नहीं होता। अच्छा, दिया है एनसीईआरटी में? दिया है तो चलो अच्छी बात है, दिया है तो अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं दिया है, ठीक है। एंथेसिस, ये तुमको प्लांट ग्रोथ और हार्मोन में भी दिख जाता है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी दिख जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं है। एंथेसिस, डी, डी, डी बिल्कुल सही। द फिनोमिना ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग ब्लड, है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर जो होता है या ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो होता है, इसको हम एंथेसिस कहते हैं। प्लीज़ इसको आप अपनी एनसीईआरटी में रखो, छोटे छोटे बिट्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए रहते हैं और किसी जमाने में वो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है इसको हम एंथेसिस कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, an ovule which becomes curved so that the nucleus and embryo lie at right angle to the funicle, so that the nucleus and embryo lie right angle to the funicle। तो मतलब मान लो ये मेरा फ्यूनिकल है, ठीक है, मान लो ये मेरा फ्यूनिकल है, इससे राइट एंगल क्या हुआ? ऐसे। तो मतलब किस तरफ की हो गया? ये कर्व हो गया, ये तुम्हारा आउटर इंटेगमेंट हो गया, ये तुम्हारा इनर इंटेगमेंट हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक हो गया, एंड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? कौन सा होगा? हेमीट्रोपस। कुछ लोग ऑर्थोट्रोपस बोल रहे हैं, कुछ लोग एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में सीधा होता है, एनाट्रोपस में उल्टा होता है। 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म में तुम्हारा एनाट्रोपस ही होता है, ठीक है। इस केस की अगर हम बात करें तो तुम्हारा बिल्कुल टेढ़ा, है ना, तो कैसा हो गया? राइट एंगल, फ्यूनिकल से राइट एंगल 90 डिग्री, देखो तो राइट एंगल फ्यूनिकल से हो गया, तो क्या हो गया? हेमीट्रोपस हो गया, ठीक है। इसका एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये भी नहीं आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं आएगा, बट प्रीवियस ईयर में था इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अब नहीं आना चाहिए, बट अगेन एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ कर्व हो गया, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे राइट एंगल पे है, यहाँ पे कर्व है ना, तो यहाँ पे कर्व्ड है, तो तुम्हारा एक्यूट एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम बस हेमीट्रोपस देख लो, ऑर्थोट्रोपस देख लो, एनाट्रोपस देख लो और कैम्फाइलोट्रोपस देख लो, ठीक है, ग्रेट। फिर आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो बिकम्स horseshoe shaped and the funicle and micropyle are close to each other। horseshoe shaped
कैसे हो गया, घोड़ा के नाल की तरह हो गया। एंड फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। देखिए फिर से डायग्राम देखिए, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया। तो यहाँ पे मेरा फ्यूनिकल है, यहाँ पे मेरा माइक्रोपाइल, और ये घोड़े के नाल की तरह बना है। तो क्या होगा बच्चों, एम्फी ट्रोपस। क्या होगा, एम्फी, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, घोड़े के नाल की तरह। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड इधर नहीं है, माइक्रोपाइल इधर है, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड यहाँ पे। तो माइक्रोपाइल एंड और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। माइक्रोपाइल एंड, बेटा बी कैसे होगा, बी कैसे होगा, ध्यान से देखो ना क्या बोल रहा है। द फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल तो यहाँ है ना बेटा, माइक्रोपाइल तो यहाँ है, इसका माइक्रोपाइल तो इधर हो जाएगा ना। तो कैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल क्लोज टू ईच अदर है, तो आंसर तुम्हारा एम्फीट्रोपस हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके एग्जाम्पल्स आपके नहीं आएंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 to 400 seeds of pea would be 200 by 400 seeds of pea would be, कितना मियोटिक डिवीजन चाहिए होगा। एनाट्रोपस में बाबू उल्टा होता है, देखो एनाट्रोपस में तुम्हारा जो है ये सेम जगह पे आ जाएगा तुम्हारा, बट ये हॉर्स शू शेप नहीं है ना, हॉर्स शू शेप नहीं है। चलिए, number of meiotic division required to produce 200 to 400 seeds of pea would be 250 by 500। देखो एक सीड बनाने के लिए क्या चाहिए तुमको, एक मेल गैमेट चाहिए, इनफैक्ट सॉरी 2 मेल गैमेट चाहिए, है ना। 2 मेल गैमेट मतलब एक तुम्हारा 2 मेल गैमेट चाहिए और एक मेल गैमेट तुम्हारे एंडोस्पर्म के लिए। सीड के लिए तो एक ही चाहिए, चलो सीड के लिए तो मान लो एक ही चाहिए, एंडोस्पर्म तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फीमेल चाहिए। मेल में हमको पता है, मेल में हमको पता है एक से कितना बनता है, 4। फीमेल में हमको पता है एक से कितना बनता है, 1। यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 200 सीड है तो 200 सीड को अगर हम डिवाइड करेंगे तुम्हारा 4 से तो कितना आ जाएगा, है ना, 5, 50, ठीक है। 200 सीड है तो कितना हो गया, 50। और कितना आ जाएगा तुम्हारा ये ओव्यूल, तो ओव्यूल एक का एक है तो 200, तो 200 प्लस 50 कितना आ गया, 250 इधर, ठीक है। अच्छा, 400 है तो कितना हो गया, 400 का 100, 100 प्लस 400 कितना हो गया, 500, तो कितना आ गया, 250 बाय 500। इसमें आपको नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन भी पूछ सकता है। तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा कि मेल गैमेट्स डिवाइड करेगा 2 बार, ठीक है। पहली बार डिवाइड करेगा तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आएगा, उसके बाद जनरेटिव सेल फिर डिवाइड करेगा। तो एक मेल गैमेट या एक पॉलन जो है ये 2 बार डिवाइड करेगा, एक पॉलन जो है 2 माइटोटिक डिवीजन देगा। तो इस तरह से तुमको माइटोटिक डिवीजन भी निकाल सकते हो, इस तरह से तुम माइटोटिक डिवीजन भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या मेल में 1 से 8 बनते हैं बेटा, 8 गैमीट नहीं ना, तुम गैमीट के फॉर्म में बात कर रहे हो, हम सिर्फ एक के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड, माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या बनाएगा, फंक्शनल माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो क्या हुआ 2n और यहाँ पे बन गया, सॉरी 2n n और यहाँ पे बन गया n, ठीक है। ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर हो गया, है ना। तो 1 से 4 बेटा माइटोटिक यहाँ पे ना, जब माइक्रोस्पोर बना तो माइक्रोस्पोर क्या होता है, पहले डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद फिर ये
डिवाइड करता है इसका मेल गैमेट 3, तो 2 माइटोटिक डिवीजन तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है। अगला बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स, सेम यहाँ पे, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट्स बाय 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। सिंपल है। अभी इस वाले में कर लो, नहीं इस वाले में कर लो, तुमको पता चलेगा। 100 जाइगोट्स बनाना है, जाइगोट्स बाय 100, तो मियोटिक डिवीजन कितना हो, 100 जाइगोट के लिए तुम्हारा 100 एग चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 100 के लिए कितना हो गया, 1 से 4 तो कितना हो गया 25, तो कितना हो गया टोटल हो गया 125। आंसर आ गया 125। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मियोसिस में याद रखो, मियोसिस में 1 से 4 बनेगा पॉलन के केस में या माइक्रोस्पोर के केस में, ठीक है, और 1 से 1 बनेगा एम्ब्रियो सैक के केस में। माइटोटिक डिवीजन की बात करो पॉलन में, माइटोटिक की बात करो अगर पॉलन में या माइक्रोस्पोर पे, तो माइक्रोस्पोर पे क्या होता है, पहले क्या होता है, 2 सेल स्टेज आता है हमको ना, पहला डिवीजन होता है माइटोटिक जिसपे 2 सेल स्टेज आता है, एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फर्दर फिर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। तो पहला माइटोटिक डिवीजन यहाँ हुआ, दूसरा माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होता है, ठीक है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट अगर बिना मियोसिस के बनता है तो इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। अगर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम एपोगैमी कहते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। पार्थेनोजेनेसिस क्या हो जाएगा बेटा, पार्थेनोजेनेसिस तुम्हारा ये तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। एम्फीमिक्सिस, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एपोमिक्सिस हो जाएगा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एम्फी में फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। 2-3 चीज तुमको याद रखना है, 1-2 टर्म है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एक तुम्हारा होता है स्टोमियम, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। स्टोमियम इज द लाइन ऑफ डायसेंस ऑफ एंथर। जहां से देखोगे ना, एंथर मेरा डाइथिकस बाइलोड होता है, और जहां से ये रप्चर करता है एंथर वॉल में, इसको लाइन ऑफ डायसेंस कहते हैं, ये स्टोमियम होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक और चीज होता है टेक्टम। टेक्टम जो पॉलन को अगर तुम देखोगे तो सुंदर सुंदर जो शेप और स्ट्रक्चर आता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्टम ओनली। ये 2 चीजें था जो तुमको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना था। बाकी तुमको पॉलीएम्ब्रियोनी में तुम्हारा एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी और न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, ठीक है। एडवेंटिटिव में एडवेंटिशियस पार्ट से आ गया, अगर न्यूसेलर से डेवलप हो रहा है तो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी तुमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बाकी और कोई भी चीज़ तुमको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना आप पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये चैप्टर भी हमने आउटसाइड एनसीईआरटी कवर कर लिया। इसी तरह से बेसिक छोटे छोटे बिट्स हैं जो आपके आउटसाइड एनसीईआरटी, देखो 1988 तक का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, बट जस्ट इन केस श्योर होने के लिए हम 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आपको समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का वैल्यू क्या है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं के बराबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज बी फोकस ऑन एनसीईआरटी, उसको 3 से 4 बार पढ़ो, और हम लोग फिर क्लासेस में मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं इसका पीडीएफ अभी नीट प्लस पे शेयर कर दूंगा, दोनों, अभी कार्डिक साइकिल का ही पीडीएफ और इसका पीडीएफ मैं अभी नीट प्लस पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
कल आपका, आज आपका सॉरी 7 PM क्लास है, 7 PM आपकी क्लास है। कौन सी क्लास है बाबू? तो हम फोटोसिंथेसिस आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस हम कंप्लीट कर लेंगे 7 बजे, तो सबके सब 7 बजे आ जाएंगे। आई सी यू इन क्लासेस, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को खूब सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें।